हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल मतलब कितने टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले ऑथराइज्ड है, इश्यूड है, सब्सक्राइब्ड है। ये सब क्या है पहले एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, फिर थियरी पे आएंगे। हाँ जी, सबसे पहले होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल इसका दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल, या इसी को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल है? जो कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है, जो हमने अपने मेमोरेंडम में लिखी हुई है, यानी इससे ज्यादा कैपिटल कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकती। अगर कंपनी को इससे ज्यादा कैपिटल इशू करना है तो पहले कंपनी को रजिस्ट्रार से परमिशन लेना पड़ेगा, अपने मेमोरेंडम में चेंज करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्स्ट्रा कैपिटल इशू कर सकते हो। यानी ऑथराइज कैपिटल कैसे डिसाइड होगी? पहले आप चेक कर लोगे आपके कंपल्सरी खर्चे कितने हैं, कंपल्सरी खर्चे काउंट करोगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी रख लोगे। यानी आप टोटल उतना पैसा रखोगे जितना आपको लग रहा है कि अभी रिक्वायर्ड नहीं है बट आगे जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने ऑथराइज कैपिटल को रिवाइज करवाया तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। रजिस्ट्रार से दोबारा वही सब फॉर्मेलिटीज पूरा करो, दोबारा परमिशन लो। ठीक है, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जाएगा। तो ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जो मेरी कंपनी का मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल के अकॉर्डिंग ही मेरी कंपनी को एक कैटेगरी मिलता है जिसके अकॉर्डिंग मेरी कंपनी में टैक्स लगता है। कैटेगरी मतलब स्मॉल स्केल कंपनी है, मीडियम है, लार्ज स्केल है, एमएनसी है, ग्लोबल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ये ऑथराइज कैपिटल के अकॉर्डिंग ही बनती है। यानी जितना कैपिटल का परमिशन आपने मेमोरेंडम में लिया है अकॉर्डिंगली ही आपको एक टैक्स क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पर ऑथराइज कैपिटल वो होती है जो मैक्सिमम है, यानी वो अपने लाइफ टाइम में मैं इशू करूंगी या नहीं करूंगी मुझे नहीं पता। मैंने उतने कैपिटल का परमिशन लिया है पर वो इश्यू होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। यानी कि ऑथराइज कैपिटल को आप बैलेंस शीट में ऐड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपने उतने का परमिशन लिया है पर आपको खुद नहीं पता कि उतना पैसा आप इशू करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। ठीक है, अब ऑथराइज कैपिटल मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। मान लो ऑथराइज कैपिटल आपका था 1 लाख, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेते हैं फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल कितना है? 1 लाख का। अब उस 1 लाख के ऑथराइज कैपिटल में से क्या होगा? कुछ पैसा मैं मार्केट में इशू करूंगी, यानी कुछ कैपिटल इशू होगी और कुछ कैपिटल इशू नहीं होगी। यही होगा। सपोज मैंने 1 लाख में से मैंने 60,000 का कैपिटल मार्केट में इशू कर दिया, यानी मैंने आईपीओ मतलब पब्लिक ऑफर क्रिएट कर दिया। मैंने 60,000 रुपये पब्लिक को इशू कर दिए कि आप 60,000 के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा? मैंने 1 लाख में से इशू किए 60,000, क्या मुझे 60,000 रुपये मिल गए? नहीं, ये भी एक नॉमिनल अमाउंट ही है। यानी इशूड कैपिटल, जो आपका इशूड कैपिटल है वो भी बैलेंस शीट में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उतना पैसा मेरे पास नहीं है। ठीक है, वो मैंने सिर्फ अभी इशू की है, मुझे ये नहीं पता कितने के लिए एप्लीकेशन आएगा और कितने के लिए नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 2 केस होते हैं। कुछ शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आता है, यानी कुछ के लिए हमें एप्लीकेशन आता है और कुछ के लिए एप्लीकेशन नहीं आता। अब मान लो 60,000 था, सब्सक्रिप्शन 50,000 के लिए आया और 10,000 के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं आया। तो जितने शेयर के लिए पब्लिक हमें अप्लाई करती है, पब्लिक ने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया वो होंगे हमारे सब्सक्राइब्ड शेयर, और जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन नहीं मिला वो होंगे अनसब्सक्राइब्ड शेयर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, फिर अनइश्यूड, अभी तक मैंने ये कैपिटल इश्यू ही नहीं किया है तो ये क्या रहेगा? ये मेरा रिजर्व कैपिटल रहेगा। जो शेयर मैंने अभी तक इश्यू नहीं किए वो मेरा रिजर्व शेयर, या इसको रिजर्व कैपिटल लिख लेते हैं, रिजर्व कैपिटल रहेगा। जो पैसा मैं इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी भी मंगवा सकती हूँ। ठीक है, या फिर मैंने ये आईपीओ इशू किया था, ये आईपीओ 100 रुपीज का था और मैंने 100 में से अभी सिर्फ 80 मंगवाए, यानी 20 अभी भी रिमेनिंग है। तो ये 20 को भी मैं क्या बोलूंगी? रिजर्व कैपिटल बोलूंगी क्योंकि वो भी अभी तक हमने मंगवाया नहीं है। ठीक है, अब एक बार थ्योरी देखो जरा। सबसे पहले है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो है जिसको कंपनी रजिस्टर करवाती है मेमोरेंडम के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल इज डिटरमाइंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। हमें सारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है वो सबको ध्यान में रखने के बाद ही ऑथराइज कैपिटल को रजिस्टर करवाना होता है। इसी को हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल को ही रजिस्टर्ड कैपिटल बोला जाता है। ये कंपनी की एक मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी
रेज कर सकती है बाय इश्यू ऑफ शेयर। ऑथराइज कैपिटल को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, बट आपको पहले प्रिस्क्राइब लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब लीगल प्रोसीजर मतलब रजिस्ट्रार में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, देन मेमोरेंडम चेंज होगा, मतलब काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ को आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑथराइज कैपिटल मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि 1 लाख होगा सपोज। अब 1 लाख में से 60,000 में क्या कर रही हूँ, मार्केट में पब्लिक को इश्यू कर रही हूँ। तो इश्यू कैपिटल कौन सा है? इश्यू कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड to the public for subscription. If the company issue all its share, issued capital will be equal to authorized. Generally, company issued such number of share which are sufficient to meet the requirement of the company at the time of the issue. The part of authorized capital which is not issued, उसको हम क्या बोलते हैं? Unissued capital. मैंने आपको बताया था ना अभी issued and unissued। यहाँ पे ये issued capital था और इधर ये unissued capital था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड। अब इशू कितना किया हमने इशू किए 60,000, लेकिन 60,000 में से सपोज एप्लीकेशन आया 50,000 के लिए, तो वो 50,000 क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जिसके लिए एप्लीकेशन नहीं आया वो अनसब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो पार्ट होता है जो विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। When the share issued for subscription are wholly subscribed, issued capital would be the same. लेकिन अगर कुछ हमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। यानी अगर मैंने इश्यू किए थे 60,000 और मुझे पूरे सब्सक्रिप्शन भी 60,000 के लिए आता है, तो उस केस में इश्यूड एंड सब्सक्रिप्शन दोनों सेम रहेगा। बट अगर मैंने इश्यूड किए थे 60,000 और मुझे सब्सक्रिप्शन आ गया 50,000 के लिए, तो यहाँ पे जो 10,000 है वो क्या हो जाएगा? अनसब्सक्राइब्ड हो जाएगा। ऐसा ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट टाइप का कैपिटल देखो। इसके बाद क्या था? कॉल्ड अप एंड पेड अप। अब कॉल्ड अप एंड पेड अप क्या है? मान लो 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का शेयर था, आपने अभी 8 रुपए ही मंगवाए हैं और 2 रुपए आपने अभी तक नहीं मंगवाए। मैंने आपको बताया था कि जो पैसे हम नहीं मंगवाते वो क्या होता है? रिजर्व कैपिटल होता है। ठीक है, बट जो मंगवा लिए उसका क्या? जो पैसा हमने मंगवा लिया है वो है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब विच इज एक्चुअली कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। मैंने शेयर होल्डर को बोला इतना पैसा मुझे लाके दो, तो जो पैसा मैंने एक्चुअली मंगवाया है वो कॉल्ड अप कैपिटल है। द कंपनी डिमांड ओनली दैट पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर विच इट कंसीडर सफिशिएंट। मेरे पास मान लो 10 का एक शेयर है और मैंने 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं। 10 का एक शेयर और इशू कितने किए हुए मैंने? 1 लाख। यानी मेरे पास कितने पैसे आने वाले हैं? 10 लाख आने वाले हैं। मुझे कितने चाहिए? अभी 8 लाख चाहिए। तो मैंने क्या किया? 8 रुपए मंगवाए, सारे के सारे शेयर होल्डर्स को बोला 8 रुपए ला के दो। ठीक है, कितने पैसे मिलेंगे? 8 लाख। तो ये वही हो रहा है कि कंपनी उतने ही पोर्शन की डिमांड करती है जितना कंपनी सोचती है कि ये सफिशिएंट है। एक पर्टिकुलर टाइम पे जितना पैसा कंपनी सफिशिएंट कंसीडर करती है कि अगर इतना पैसा मुझे मिलता है तो वो सफिशिएंट है, तो उतना पैसा हमारा कॉल्ड अप कंसीडर हो जाता है। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट कॉल्ड अप कैपिटल में बी इक्वल टू सब्सक्राइब्ड। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मैंने 10 रुपए का शेयर था, मैंने सारा का सारा शेयर एकदम ही मंगवा लिया। अगर सारा मंगवा लिया तो वहां पे कॉल्ड अप और सब्सक्राइब्ड इक्वल हो जाएगा। द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप, जो पैसा अभी तक हमने नहीं मंगवाया वो अनकॉल्ड होगा और उसी को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पेड अप। अब मैंने पब्लिक को बोला मुझे 8 लाख रुपए ला के दो। मैंने क्या बोला? मुझे 8 लाख रुपए ला के दो। यानी मैंने हर किसी को बोला है कि 8 रुपए ला के दो अपने एक शेयर पे और 10 मुझे 8 लाख मिल जाएगा। लेकिन उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो पे नहीं करते। मान लो मैंने बोला था 8 पर शेयर 1 लाख शेयर होल्डर मुझे पैसे ला के देंगे। 1 लाख में से 10,000 शेयर होल्डर ऐसे निकले जिन्होंने मुझे कुछ समथिंग पेमेंट नहीं किया। तो जिन शेयर होल्डर्स ने मुझे कुछ पे नहीं किया वो मेरा मतलब क्या हो जाएगा? कॉल इन एरियर हो जाएगा। और जिनसे मुझे पैसा मिल गया है वो पेड अप होगा। यानी कॉल्ड अप मतलब जिनके लिए मैंने उनको कॉल किया है इतना पैसा दो, और पेड अप मतलब जो मुझे एक्चुअली उन लोगों ने पे किया है, यानी जो मनी मुझे एक्चुअली रिसीव्ड हुई है वो मेरा पेड अप है। सामने वालों ने कितना पे किया वो पेड अप कैपिटल है। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल क्या है? इट इज दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप विच इज एक्चुअली बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स। सामने वालों ने कितना पे किया वो पेड अप होगा। मैंने मंगवाया कितना वो कॉल्ड अप है, उन्होंने दिया कितना वो पेड अप है।
ठीक है, एज इट इज लाइकली दैट सम शेयर होल्डर मे नॉट पे ऑल द अमाउंट डिमांडेड एंड ड्यू ऑन देयर शेयर्स, पेड अप कैपिटल कैन बी इक्वल और लेसर देन कॉल्ड अप। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 8 रुपये मंगवाए थे, उन्होंने पूरे 8 दे दिए हूँ, तो पेड अप कॉल्ड अप के इक्वल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है मैंने 8 मंगवाए तो उन्होंने 6 दिए, तो ये लेसर भी हो सकता है। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी मोर देन, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 8 मंगवाए और वो लोग 15 रुपये दे दे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप एंड पेड अप इज नोन एज कॉल इन एरियर। तो जो लोग मुझे पैसा नहीं देते, जिनका पैसा पेंडिंग रहता है, जिनका पैसा पेंडिंग है, उनको बोलते हैं हम कॉल इन एरियर्स। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगला देखो, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? जो पैसा मंगवाया ही नहीं अभी तक। मैंने ऑथोराइज कैपिटल इशू किया था नहीं, ऑथोराइज कैपिटल था, परमिशन था, फिर उसमें से कुछ इशूड कैपिटल था, लेकिन कुछ पैसा ऐसा है जो स्टिल मैंने अभी तक नहीं मंगवाया। ठीक है, it is that portion of subscribed capital which has been called up and which the company by resolution had decided not to called up एक्सेप्ट इन द इवेंट और पर्पस ऑफ वाइंड अप। यानी ये क्या बोल रहा है कि मेरा शेयर 10 का था, ठीक है, मैंने 10 का शेयर मतलब इशू कर दिया और उन लोगों को पता भी है कि वो लोग मुझे 10 रुपये पे करेंगे, बट मैंने सारे शेयर होल्डर को क्या बोला कि आप लोग मुझे कितना पेड अप दो, 8, और 2 रुपये आपने मुझे अभी नहीं देने हैं। तो ये जो 2 हैं ये क्या है? ये मेरा रिजर्व कैपिटल है, क्योंकि इसको मैं किसके लिए रख रही हूँ? फॉर एमरजेंसी पर्पस। मैं ये 2 रुपये सेव करके रख रही हूँ, जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी, जब एमरजेंसी होगी, तब ये 2 रुपये मैं उनसे मंगवाने वाली हूँ। ठीक है, समझ में आया? अब एक बार ये सारे टाइप के कैपिटल का जरा बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देखो। ठीक है, बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये हमारा एक बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब इस बैलेंस शीट में ऑथोराइज्ड, इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप सब है। सबसे पहले क्या है? ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जितना पैसा हमारे पास एक्चुअल में नहीं होता, यानी इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो ये बैलेंस शीट के टोटल में नहीं जाएगी। हम इसको डबल लाइन, ये देखो यहाँ पे 2 लाइन लगाइए ना, हम इसको डबल लाइन से बंद कर देंगे, मतलब इसका टोटल बैलेंस शीट के टोटल में नहीं जाएगा। इशूड, टोटल ऑथोराइज में से कितने शेयर हमने पब्लिक को इशू किए हैं, उतना पैसा भी हमारे पास एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, उतना कैश हमारे पास नहीं आया होता है, तो वो भी डबल लाइन से हम बंद कर देंगे। सब्सक्राइब्ड, कितने लोगों ने हमें अप्लाई किया है लेकिन पूरा पैसा नहीं मंगवाया हमने अभी तक। ठीक है, तो जो सब्सक्राइब्ड है वो भी डबल लाइन से बंद हो जाएगा। कॉल्ड अप, जितना पैसा मंगवाया है, ये हमने कॉल किया है बट एक्चुअल में मिलेगा या नहीं वो भी नहीं पता है। ठीक है, तो इसको भी हम डबल लाइन से बंद कर देंगे। कितना मंगवाया है? 100 का शेयर था, 60 रुपये मंगवाए हैं। जितना भी कॉल्ड अप होगा उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, 100 का शेयर है, जरूरी नहीं है कि सारा मंगवाना है, कुछ रिजर्व भी हो सकता है। ठीक है, 100 का शेयर है, 60 रुपये मंगवाए, तो ये कॉल्ड अप हो गया। पेड अप, ये वो अमाउंट है जो एक्चुअली रिसीव हुआ है, ये अमाउंट हमें एक्चुअली रिसीव हुआ है। अगर ये अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड है तो यही हमारे बैलेंस शीट के टोटल में जाना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि इतना ही पैसा मुझे मिला है तो यही एसेट साइड में भी जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया था कि 6000 इक्विटी शेयर हैं, हमने 60 रुपये मंगवाए थे, यानी 360 मिलना चाहिए था, पर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर थे, उसने हमें 30 रुपये पे नहीं किए हैं, तो हमें 15,000 रुपये यहाँ पे कॉल इन एरियर हो गया, ये 15,000 रुपये हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, तो 360 माइनस 15, 345 रुपीज़ हमें मिले हैं, वो हमने कैश एट बैंक लिख दिया है और बैलेंस शीट के टोटल में डाल दिया है। क्लियर है? ओके देन